स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर सीरीज में हमने बीपीसी 131 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी में ब्लॉक नंबर 3 और उसका यूनिट 5 यानी मोटिवेशन, उसके बारे में हमने देखा था। उस लेक्चर में हमने देखा कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन का क्या स्वरूप है और मोटिवेशन कितने तरीके क्या होता है, और कुछ थेरीज को भी हमने उस सीरीज में कवर किया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए में ये देखेंगे कि मोटिवेशन की कुछ और थेरीज हैं जिन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मोटिवेशन का स्वरूप कैसा है या उसका क्या कितने तरीके का मोटिवेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस श्रृंखला में हमने सबसे पहले हम देखेंगे कॉग्निटिव अप्रोचेस टू मोटिवेशन की जो संज्ञानात्मक एक पक्ष है अभिप्रेरण का, उसमें कौन कौन सी थेरीज हैं हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो कॉग्निटिव अप्रोच का क्या मतलब होता है, तो कॉग्निटिव का ये मतलब उन्होंने कहा जो भी साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, कॉग्निटिव अप्रोच को, उनका ये कहना है कि मोटिवेशन जो है यानी अभिप्रेरण जो है वो व्यक्ति के थॉट्स, उसके बिलीफ और उसका जो गोल है उससे जो है वो परिभाषित होता है। यानी कॉग्निशन का मतलब है कि संज्ञान, यानी हम जिस तरीके से वातावरण में अपने किसी भी के बारे में इंफॉर्मेशन को लेते हैं, जिस तरीके से हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको हमने संज्ञान में कहा है। और जो मनोविज्ञान इस श्रृंखला को देखता है उसको हमने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहा। तो जब भी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बात आती है या कॉग्निशन की बात आती है तो उसमें हम हमेशा थॉट्स, हमारी थिंकिंग, हमारे बिलीफ सिस्टम, यानी जो भी हमारा हायर मेंटल प्रोसेस होता है, जैसे कि मेमोरी है, थिंकिंग है, इन सब के बारे में हम जो है वो अध्ययन करते हैं। तो जो अभिप्रेरण का जो संज्ञानात्मक पक्ष है उनका यही कहना है कि जो अभिप्रेरण है, जो जिसको कि हमने एक फोर्स कहा, जो कि एक इंटरनल फोर्स है हमारे अंदर, जो कि हमें पुश करता है कि हम जाएं अपने गोल को अचीव करें। तो ये जो अभिप्रेरण है ये हमारे जो गोल्स हैं, हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारा विश्वास है किसी भी चीज़ को लेकर के, उससे जो है उसको उन्होंने परिभाषित किया। और जैसे कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को अगर अपने एग्ज़ाम में सक्सेस होना है तो उसका ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वो इस तरीके से अगर पढ़ाई करेगा तो वो एग्ज़ाम में डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी। तो इस तरीके की जो जिस चीज़ पे ये चीज़ें आधारित है उसको जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष कहा गया। और इसमें जो सबसे पहले थेरिस्ट जो है वो देखने को है वो है मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, जिनकी आपने मोटिवेशनल साइकिल भी पढ़ी थी। तो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग फॉलो करते हैं इन रियल सेटिंग में भी, और कहीं भी अगर हम जाएं तो इनकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा इसका इम्प्लीकेशन है। तो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उसका नाम है नीड हायरार्की थ्योरी। और जैसा कि इसमें इन्होंने एक पिरामिड के थ्रू जो है वो कई सारी नीड्स को बताने की, करीब 5 नीड्स को उन्होंने बताने की कोशिश की है, जिसमें से उन्होंने 1 से लेकर के 5 तक, जो सबसे लोएस्ट नीड है उसको 1 नंबर दिया है और जो सबसे हाईएस्ट नीड है उसको उन्होंने 5वें नंबर पर हायरार्की में रखा है, यानी पिरामिड में रखा है। तो मैस्लो के सिद्धांत को जानने से पहले या उनकी नीड्स को जानने से पहले मैस्लो ने कुछ बातें कही थी जो कि ज़रूरी थी। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा, अब्राहम मैस्लो ने, कि हमारी तमाम नीड्स होती हैं, हमारी तमाम डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन मोटिवेशन का वही काम करती है जो कि अनसेटिस्फाइड रह जाती है। यानी जो नीड्स जिनकी संतुष्टि नहीं हो पाई है वो नीड्स हमारे लिए क्या करती हैं, मोटिवेशन का काम करती हैं। ये पहला एक मत था जो मैस्लो ने रखा। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में जो नीड्स हैं वो एक हायरार्की में आती है, एक पदानुक्रमित वे में आती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप में आती हैं, और जिसमें से जो सबसे बेसिक नीड होती है वो पहले नंबर पे है और जो सबसे कॉम्प्लेक्स नीड है उसको सबसे ऊपर रखा गया। तो कहने का ये मतलब है कि जो नीड्स हैं वो एक हायरार्की ऑर्डर में हमें देखने को मिलेगी हमारी लाइफ में, और उसके बाद ही जो सबसे लोएस्ट नीड होगी वो सबसे पहले नंबर पे है जिसको कि हमें पूरा करना है, उसके बाद ही हम ऊपर तक पहुँच पाएँगे। तीसरा उन्होंने कहा कि जब तक हम सबसे जो हमारी बेसिक नीड है हायरार्की में, यानी जो सबसे लोएस्ट नीड है, जब तक हम उसको एक मिनिमम डिग्री तक उसको जो है हम सैटिस्फाइड नहीं कर लेते, तब तक हम हायरार्की में ऊपर नहीं जा सकते। यानी कहने का मतलब है कि अगर हायरार्की को आप देखें तो सबसे जो लोएस्ट नीड है जब तक वो फुलफिल नहीं हो पाएगी एट अ मिनिमम पॉइंट पे, मिनिमल डिग्री तक, तब तक कि आप नेक्स्ट नीड के ऊपर हायरार्की में ऊपर की तरफ जो है वो नहीं जा सकते। हाँ, मैस्लो ने ज़रूर प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। प्रोग्रेशन का मतलब बढ़ते स्तर का, कि जैसे-जैसे आपकी नीड फुलफिल होती जाएगी आप बढ़ते क्रम में चलते चले जाएँगे। तो जो मैस्लो है वो प्रोग्रेशन को मानते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारी जो बेसिक नीड है, जो हमारी जब तक वो
एक मिनिमम एक डिग्री तक फुलफिल नहीं होती, हम ऊपर नहीं जा सकते। और चौथा उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे हमारी हायरार्की में जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, वो जैसे-जैसे पूरी होती जाएँगी, हम हमारे अंदर एक यूनिकनेस यानी इंडिविजुअल जो है, जो व्यक्ति है उसके अंदर एक यूनिकनेस और उसके अंदर एक कह सकते हैं कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को क्या करेगा, अचीव कर पाएगा। तो इस ये 4 मत थे जो कि अब्राहम मास्लो ने अपने सिद्धांत को देने से पहले उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को फ़ॉलो करना ज़रूरी है। अब अगर इनके सिद्धांत में देखें तो हम देखते हैं कि इनका एक हायरार्की इन्होंने दिया हुआ है और हायरार्की में जो सबसे पहली नीड है, जिसको कि उन्होंने फिज़ियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता की नीड उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की नीड को रखा। ऊपर उन्होंने सोशल नीड यानी सामाजिक नीड को रखा, फिर एस्टीम को रखा और ऊपर हम सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन यानी आत्म शक्ति की नीड को हम वहाँ पर देख रहे हैं हायरार्की में ऊपर, जो कि 5वें नंबर पर है। तो सबसे पहले अगर पहली नीड को लिया जाए तो सबसे पहली है फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक आवश्यकता है, नीड है हमारी, जिसमें उन्होंने फूड, वाटर, एयर और होम्योस्टेसिस लेवल और सेक्स को जो है इसके अंदर उन्होंने रखा है। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं जिनके बगैर हम सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकते हैं। पानी के बगैर, हवा के बगैर और खाने के बगैर हम नहीं सर्वाइव कर सकते। और एक है हमारा होम्योस्टेसिस का लेवल कि हमारा जो शरीर है वो किस तरीके से अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बैलेंस बना करके रखता है, तो उसको उन्होंने होम्योस्टेसिस लेवल कहा। तो वो भी जो है हमारी शारीरिक सुरक्षा के अंदर जो है वो आता है कि हमारी शारीरिक नीड है ये। अब जैसे ही व्यक्ति इस शारीरिक नीड को सैटिस्फाई कर लेता है, वो ऊपर हायरार्की में ऊपर बढ़ता है, जिसको कि उन्होंने कहा सुरक्षा की आवश्यकता या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड जिसको हम कहते हैं। इसमें जो है आपकी शेल्टर यानी घर जो है वो इसके अंदर रखा गया है। जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, किसी दुर्घटना से अपने आप को बचाना, शारीरिक चोट से अपने आप को बचाना, आघात से बचाना, ये सब जो है वो ऊपर रखा गया है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर। तो ये जैसे ये नीड फुलफिल होगी उसके बाद जो है व्यक्ति दूसरी तीसरी नीड पर आता है जिसको कि हमने सोशल नीड कहा है, जिसको कि हमने सामाजिक नीड हमने जिसको कहा है। और इसमें जो है परिवार है, हमारे दोस्त हैं हम और शादी-विवाह ये सब इसके अंदर रखा गया है सामाजिक नीड के अंदर, जिसमें कि हम व्यक्ति जो है हमेशा दूसरों के साथ एक अप्रूवल चाहता है, एक बॉन्डिंग चाहता है, एक कनेक्टिविटी चाहता है, तो इसके अंदर जो है वो इन सारी नीड्स को रखा गया है। जैसे परिवार बनाने की है और अपने दोस्तों को बनाने की है, ये सब इसके अंदर सोशल नीड के अंदर रखा है। तो ये जो 3 नीड्स हैं आपकी शारीरिक नीड और आपकी जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सोशल नीड जो है, इन आवश्यकताओं को हमने जो है वो सबसे बेसिक नीड्स कहा है, यानी इनका फुलफिल होना हमारी लाइफ में ज़रूरी है। और जैसे ही ये बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल हो जाती हैं, हम और सेकेंडरी नीड्स की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ही हायर ऑर्डर नीड्स जिनको कहा गया है, ऊँचे स्तर की नीड कहा गया है। तो उसमें सबसे पहले नीड जो है हमारी एस्टीम की नीड होती है। एस्टीम को अगर हम परिभाषित करें तो एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, जो हम लोगों से हमें मिलता है। तो मैस्लो ने क्या किया कि जो ये एस्टीम नीड्स थी उनको 2 तरीके से विभाजित किया। एक हो गया सेल्फ एस्टीम और दूसरा हो गया हमारा एस्टीम फ्रॉम अदर्स। यानी एस्टीम जो है वो 2 तरीके से परिभाषित किया गया। एक जो अपने लिए हमारी जो रिस्पेक्ट है, हमारे अपनी जो वर्थ है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपनी क्या वैल्यू है, हमारी हमारी की क्या रिस्पेक्ट है, उसको सेल्फ एस्टीम के अंदर रखा गया, जिसमें कि अचीवमेंट लेवल हमारा कॉम्पिटेंस लेवल, इन सबको इसके अंदर रखा गया कि हम ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और उसके बाद उन्होंने दूसरी नीड्स को भी रखा एस्टीम में, एस्टीम फ्रॉम अदर्स, जो रिस्पेक्ट या इज्जत जो हमें दूसरों से मिल रही है उसको भी मैस्लो ने जो है वो एस्टीम नीड के अंदर रखा है। तो एस्टीम फ्रॉम अदर्स में जो है वो हमारे कि लोगों का हमें रिकग्निशन मिले कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो लोग उसको जो है वो उसकी सराहना करें, हमें प्रेज करें। तो ये सारी नीड्स जो हैं वो एस्टीम फ्रॉम अदर्स के अंदर रखी गई है। और मैस्लो ने ये कहा कि ये दोनों ही नीड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ एस्टीम इंपॉर्टेंट है तो एस्टीम फ्रॉम अदर्स भी जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो एस्टीम को उन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया। अब जैसे ही हमारी एस्टीम नीड एक मिनिमल डिग्री तक सेटिस्फाई हो जाती है तो हम हायरार्की में सबसे ऊपर की तरफ जाते हैं, जिसको कि उन्होंने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म सुरक्षा शक्ति की नीड, जिसको कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, इसमें मैस्लो ने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है पॉपुलेशन में करीब केवल 1% लोग हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है। बाकियों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ही नहीं मालूम है, क्योंकि ये सबसे हायर ऑर्डर नीड है।
क्यों हम केवल 1% पॉपुलेशन ही जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन को ही तक पहुंच पाती है? क्योंकि ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है ना, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि हम चाहें भी तो, हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अगर बढ़ना भी चाहें तो कभी कभी ये हमें क्या करती है कि खींच लेती है अपनी तरफ। क्योंकि लाइफ में हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड जो है हमारी लाइफ में बहुत ही, आप कह सकते हैं कि डोमिनेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को परिभाषित करते हुए मास्लो ने ये कहा कि जो लोग अपनी पोटेंशियलिटी और अपनी कैपेबिलिटी, यानी उनमें क्या क्षमता है, इसका जब वो मैक्सिमम यूज़ कर ले जाते हैं, तो उनको हमने सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल कहा। यानी जो लोगों को ये पता है कि उनकी क्या पोटेंशियलिटी है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है। अगर वो इसको जानते हुए अपनी इस चीज़ की पोटेंशियलिटी की मैक्सिमम यूज़, यानी बेहतर तरीके से उसका जो है वो यूज़ कर ले जाते हैं, तो उसको हमने कहा कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल है। लेकिन मैस्लो ने ये भी कहा कि जो पॉपुलेशन में करीब केवल जो 1% लोग हैं, वही जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ पाते हैं। क्योंकि उसके उन्होंने कुछ 3 रीज़न्स दिए कि हम क्यों नहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ पाते हैं। तो पहला रीज़न उन्होंने तो ये कहा कि हमें ये पता ही नहीं होता है, क्योंकि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, हमको ये नहीं पता होता है कि क्या हमारी पोटेंशियलिटी और हमारी क्या कैपेबिलिटी है, यानी हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये हमें पता ही नहीं होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है, जैसे अभी मैंने बताया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती है। क्योंकि जब हम अपने आप को सेफ करना चाहेंगे, हम अपने आप को सिक्योर करना चाहेंगे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो हम ऊपर की तरफ बात की बात आ जाती है। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जो सोसाइटी में, यानी हमारे समाज में इतना स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस है किसी कुछ चीज़ों को लेकर के, कि हम चाहें भी तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ जो है वो नहीं जा पाते हैं। लेकिन सेल्फ एक्सप्लोरेशन को परिभाषित करते हुए उन्होंने यही कहा कि जो लोग अपनी पोटेंशियलिटी और अपनी कैपेबिलिटी का मैक्सिमम यूज़ कर ले जाते हैं, उनको उन्होंने कहा कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है। तो मैस्लो की जो थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी, वो यही है कि उन्होंने 5 नीड में जो है उन्होंने बताया कि पूरे जीवन भर हम इन 5 नीड्स को ही फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि पहली हमारी हो गई फिज़ियोलॉजिकल नीड, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने कहा कि जो दूसरी नीड है वो है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, की हम लाइफ में जो है वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लाइफ में जो है वो हमें हर चीज़ की सुरक्षा मिले, हमें घर हो, हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, हमें नौकरी की सुरक्षा मिले, किसी दुर्घटना से ग्रसित हो ना हो पाए हम, ये सब हम देखते हैं। और उसके बाद धीरे-धीरे हायरार्की में बढ़ते हुए हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैस्लो का ये सिद्धांत था, जिन्होंने 5 नीड्स बताई हैं अपने सिद्धांत में, और इन्होंने पाँचों नीड्स में जो है एक प्रोग्रेशन की बात की है कि जैसे-जैसे हम नीड्स फुलफ़िल करते जाएँगे, हम ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ते जाएँगे, और हमारी जो हायर ऑर्डर नीड्स है वो भी क्या हो जाती हैं, धीरे-धीरे हमारी फुलफ़िल होती जाएँगी। तो जो मैस्लो का सिद्धांत है वो हम बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं अपने रियल लाइफ़ में भी, हम अपने कहीं भी चले जाएँ, इंडस्ट्रियल सेटिंग में चले जाएँ या हम अपने निजी उसमें देखें, तो हम इनकी जो थ्योरी है इसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो अब हम इम्प्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा है इस थ्योरी का। और लेकिन इस थ्योरी के कुछ जो है वो आलोचनाएँ भी लोगों ने दी, कि उन्होंने कहा कि सब जगह पर हमें इसी तरीके की हायरार्की नहीं मिलती है, यानी जो हायरार्की है वो यूनिवर्सल नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फिजियोलॉजिकल नीड ही सैटिस्फाई नहीं है, लेकिन अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो वो लोग एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने पहली तो आलोचना यही थी कि ये जो हायरार्की है ये हर जगह में यूनिवर्सल नहीं दिखाई देगी, कि जैसे हम कह रहे हैं कि ऐसे ही मिले हमें हर जगह, तो ऐसे हमें हर जगह पे ये नहीं मिलेगी। ये कंट्री वाइज़, स्टेट वाइज़ आपको इसमें डिफ़रेंस जो है वो दिखाई दे जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक समय में केवल एक ही नीड को हम फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़ें। ऐसा भी हो सकता है कि एक समय में एक से ज़्यादा नीड भी हमारे ऊपर जो है वो हो सकती है, और हम उसको जो है वो, यानी कह सकते हैं कि नीड्स की आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है, यानी सब एक-दूसरे से उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक समय में केवल हम एक ही नीड को जो है वो सैटिस्फाई करने की कोशिश करें और दूसरी नीड को जो है वो ना करें। तो उन्होंने ये भी जो एक आलोचना में लिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा आलोचना थी मैस्लो की, कि हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक समय में एक ही नीड हमारे ऊपर डोमिनेंट रोल प्ले करती है। एक से ज़्यादा नीड्स भी जो है वो हमारे ऊपर जो है वो डोमिनेंस दिखा सकती हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी जो मैस्लो का सिद्धांत है वो हम बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ॉलो करते हैं, और इनके सिद्धांत की जो यूटिलिटी है, यानी जो उसकी उपयोगिता है, वो बहुत ज़्यादा है।
तो ये था कॉग्निटिव थ्योरी में जो सबसे पहला जो सिद्धांत था, वो था हमारा मैस्लो का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का, जिन्होंने 5 नीड्स को बताया और इन्हीं 5 नीड्स को हम जीवन भर फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से सबसे हायर ऑर्डर नीड हमारी है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की नीड। अब उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आता है, इससे पहले एक और सिद्धांत था, गोल सेटिंग थ्योरी को भी बताया गया है इस सिद्धांत में। तो गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो भी कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आती है, जिसमें ये कहा गया है कि हम लोग जो हैं, जो भी हमारा लक्ष्य होता है वो हम उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। और ये कहा गया कि जब लक्ष्य हमारा जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, तो और चैलेंजिंग होता है लेकिन अटेनेबल होता है, जिसको कि हम अटेन कर पाएँ, हम उसको पूरा कर पाएँ, अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएँ, तो वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो उन्होंने ये कहा कि गोल सेटिंग थ्योरी को अगर हम देखें, तो उन्होंने बस केवल 2 बातें कही कि हमेशा हम अपने लक्ष्य को बहुत ही आकर्षित रखते हैं कि हम इस लक्ष्य को हमें पूरा करना है, और अगर लक्ष्य हमारा जितना विशिष्ट होगा और जितना ही चैलेंजिंग होगा, चुनौतीपूर्ण होगा और जितना ही अटेनेबल भी होगा, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। तो संज्ञानात्मक थ्योरी में अगर देखा जाए सिद्धांत में, तो पहली थी हमारी गोल सेटिंग थ्योरी। तो उन्होंने कहा कि गोल सेटिंग थ्योरी ये भी कहती है कि जब जो व्यक्ति है, जब उसकी परफॉर्म तब वो अच्छा करता है कि जब उसके फीडबैक, उसकी परफॉर्मेंस का हम उसको क्या दे दें, फीडबैक दे दें। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें ये पता चल जाए काम करने के बाद कि हमने कैसा काम किया है, कि हमें तुरंत अगर हमारे काम का जो है वो उसका फीडबैक मिल जाए, तो हम उस और भी उसको क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर ले जाते हैं। तो गोल सेटिंग थ्योरी जो है बस यही बोलती है। उसके बाद जो दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत था, वो था हमारा मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें अभी उन्होंने कहा कि हम जो है वो किस तरीके से इन 5 नीड्स को अपने जीवन में फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने कहा कि एक पीक एक्सपीरियंस की बात भी कही कि जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं, वो पीक एक्सपीरियंस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनको पता होता है कि उनकी क्या पोटेंशियलिटी है, और साथ ही साथ वो दे आर बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो उनको पता होता है कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सिद्धांत है कॉग्निटिव थ्योरी में, वो है हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जो कि हायरार्कियल मॉडल के बहुत ही ज़्यादा, जो मैस्लो ने दी थी उसके बहुत ही क्लोज है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है हमारी ये बताती है कि जिसको कि रायन एंड एडवर्ड देसी ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस थ्योरी को, और ये बोलती है कि हमारी कुछ इन्नेट और यूनिवर्सल नीड्स हैं, जिनको कि हम हमेशा जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, और ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो आगे जा कर के जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और जैसे-जैसे उसका एनवायरमेंटल उससे संपर्क बढ़ता है, सिचुएशन से संपर्क बढ़ता है, वैसे-वैसे वो कुछ और नीड्स को भी फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो इसमें जो सबसे पहली नीड है, वो है हमारी ऑटोनॉमी की नीड। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्तता। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जहाँ पर हम अपने बिहेवियर को कंट्रोलिंग वन्स बिहेवियर, यानी हम अपने बिहेवियर को क्या कर सकें, कंट्रोल करने के साथ-साथ हमें ये पूरा एक स्वतंत्रता हो कि हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएँ, अपने बिहेवियर को अपने हिसाब से कर पाएँ। तो जो सबसे पहली नीड है वो हमारी है ऑटोनॉमी की नीड, जो उन्होंने बताई सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में। क्योंकि ये ऐसी नीड्स हैं जो कि हम जैसे-जैसे, अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे-जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, जैसे-जैसे हम जो है वो और एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, तो हम कुछ और नीड्स को भी फुलफ़िल करने की अपने लाइफ़ में कोशिश करते हैं। जिसमें से रायन एंड डेसी ने सबसे पहली नीड जो बताई, वो थी हमारी ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता की नीड है, कि जहाँ पर हम अपने बिहेवियर को क्या कर ले जाते हैं, कंट्रोल कर ले जाते हैं। दूसरा जो है हमारा, वो है कॉम्पिटेंस की नीड। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि हम कितने सक्षम हैं किसी भी कार्य को करने में, या कितना हम मास्टरी जो है वो गेन कर ले रहे हैं, या कितना हमें जो है कह सकते हैं कि हम अपने टास्क में एक्सीलेंस को ले जा रहे हैं, तो उसको हमने कहा कि कॉम्पिटेंस। जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, वो अपने टास्क को, अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेगा, उसमें एक्सीलेंस लेने की हमेशा कोशिश करेगा, उसमें मास्टरी गेन करने की कोशिश करेगा, तो उसको हमने कहा कि वो हमारी कौन-सी नीड है, वो हमारी कॉम्पिटेंस की नीड है। उसके बाद जो तीसरी जो आवश्यकता की बात सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में कही गई है, वो है हमारी रिलेटेडनेस की। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सोसाइटी में, हम समाज का हिस्सा हैं। जैसे हमने कहा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जो है मैन एक सामाजिक प्राणी है। तो इसमें हमेशा हम क्या करते हैं कि हमेशा हमारी ये डिज़ायर होती है कि लोग हम लोगों से कनेक्ट हों, लोगों से हम अपनी एक बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करें, लोग हमें अप्रूव करें, लोगों के साथ हम रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएँ, इनिशिएट कर पाएँ। तो ये जो है हमारी नीड है, वो है हमारी
रिलेटेडनेस की नीड को कहा गया, जो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन में थ्योरी में रखा गया। तो अगर हम मैस्लो के सिद्धांत और रायन एंड देसी के सिद्धांत को हम अगर कंपेयर करें, तो उन्होंने 5 नीड्स के बारे में बताया है मैस्लो ने, तो इन्होंने 3 में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन डिफरेंस ये है कि मैस्लो ने जो है अपनी थ्योरी में जो है वो नीड्स के बारे में, यानी बेसिक नीड्स के बारे में भी बात की है। लेकिन सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में ये है कि जैसे-जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, हमारी एज बढ़ रही है, तो हम कुछ और हायर ऑर्डर नीड्स को हमेशा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। उसके बाद है हमारी सेल्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का। तो उन्होंने सेल्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में जो है, ये कैरोल और डेवेक ने जो है वो 1990 में दिया था। एंड इन्होंने इस पे सबसे ज़्यादा जो कैरोल ने जो बात की है, वो नीड फॉर अचीवमेंट के ऊपर बात करी है, कि ये जो नीड फॉर अचीवमेंट है, ये हमारी पर्सनैलिटी का एक फैक्टर है। और अचीवमेंट नीड सब में पाई जाती है, क्योंकि अब इसको पर्सनैलिटी फैक्टर कहा गया है। तो ये हर एक व्यक्ति में आपको पाएगी, और जिन लोगों में नीड फॉर अचीवमेंट बहुत हाई होता है, वो सक्सेस की तरफ अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और नीड फॉर अचीवमेंट को जो है वो लोकस ऑफ कंट्रोल से भी उन्होंने जो है वो संबंध उसका स्थापित करने की कोशिश की है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि हमारा कितना कंट्रोल है अपने ऊपर, और साथ ही साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जिनका नीड फॉर अचीवमेंट हाई होता है, वो अपने सक्सेस का क्रेडिट जो है वो, या अपने फेलियर का क्रेडिट जो है वो अपने आप को देते हैं, कि हमारी वजह से हुआ कि हम सक्सेस हुए, या हमारी वजह से हुआ हम फेल हुए। वो लक और फेट इनके ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वो लोग अपने लिए कुछ भी होगा तो वो वातावरण के ऊपर उस चीज़ को प्रतिस्थापित कर देंगे, कि क्योंकि वातावरण में ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम फेल हो गए, या हमारा लक काम नहीं किया, या हमारी किस्मत हमारी काम नहीं कर रही है। तो ये जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, उनका हम कहते हैं कि उनका एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, यानी उनको जो बाहरी वातावरण उनको जो है कंट्रोल कर रहा है। जबकि जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो अपने आप की जिम्मेदारी ले रहे हैं, कि हम ही उसके लिए थे। जिनको सक्सेस मिली तब भी हम थे, और जब हमें फेलियर मिला तब भी हमारी वजह से ही वो चीज़ हुई। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो थ्योरी है, जो सेल्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, उसमें उन्होंने सेल्फ थ्योरी में उन्होंने यही बोला है कि नीड फॉर अचीवमेंट के बारे में बात करी है, जो कि एक पर्सनैलिटी फैक्टर, जो कि हमारी सेल्फ का एक हिस्सा है, उसको उसमें लिया गया है, और उसको लोकस ऑफ कंट्रोल से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। और लोकस ऑफ कंट्रोल हमारा 2 तरीके का हो गया, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो जिनका आंतरिक जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, और जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो बाहरी वातावरण से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कि उसकी वजह से ही हमें जो है वो ये चीज़ें मिली हैं। तो ये सेल्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है वो इसमें देखा गया। अब जो हमारी थ्योरी है वो है एल्डरफर्स ERG थ्योरी, और ये भी इस थ्योरी को जो है वो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के समान ही माना गया है। तो एल्डरफर जो थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में जो है, का मतलब इन्होंने यहाँ पर बताया एक्जिस्टेंस है, यानी वो नीड जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। आर को उन्होंने बताया दैट इज रिलेटेडनेस से, यानी लोगों के साथ कैसे हम कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, कैसे हम बॉन्डिंग कर रहे हैं, कैसे हम जो है वो रिलेशनशिप को मेंटेन और इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया आर। और जी था वो हमारा ग्रोथ नीड हो गया, कि कैसे किस तरीके से हम जो है वो अपनी ग्रोथ करते हैं, यानी वर्टिकली हम कैसे बढ़ रहे हैं, उसको उन्होंने ग्रोथ नीड कहा। तो एल्डरफर की जो थ्योरी है, और अगर मैस्लो की थ्योरी को हम देखें, तो वो काफ़ी कुछ समान है। डिफरेंस ये है कि जहाँ पर मैस्लो ने 5 नीड्स के बारे में बताया है, एल्डरफर ने उन्हीं नीड्स को क्या कर दिया है, 3 में जो है वो विभाजित कर दिया है। तो अगर हम एग्जिस्टेंस को देखें, तो इसमें जो मैस्लो की फिजियोलॉजिकल नीड है, और जो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड है, उसको उन्होंने एग्जिस्टेंस कहा। यानी दोनों में थ्योरीज में समानता ये हो गई कि एग्जिस्टेंस का मतलब वही हुआ जो कि फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब था मैस्लो के सिद्धांत में। तो ये हमारा हो गया एग्जिस्टेंस। अब अगर आर को देखें, रिलेटेडनेस को, और अगर मैस्लो की थ्योरी को देखें, तो आर का मतलब हो गया सोशल नीड्स है, यानी मैस्लो के सिद्धांत में जो तीसरी नीड है, सामाजिक नीड, उसको उन्होंने उसमें रखा है आपके रिलेटेडनेस में। यानी रिलेटेडनेस का मतलब हुआ कि लोगों से कनेक्ट होना, परिवार, फैमिली, और हमारे ये सब नेबर्स, और हमारा शादी विवाह, ये सब रिलेटेडनेस में रखा गया, जो कि मैस्लो के सोशल नीड्स में रखा गया था।
उसके बाद जो हमारा है ग्रोथ, तो ग्रोथ को इन्होंने सेल्फ एस्टीम और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसको उन्होंने किस में रखा, ग्रोथ में रखा। तो मैस्लो का सिद्धांत और जो एल्डरफर का सिद्धांत था, उन्होंने दोनों में बहुत ही समानता है। बस डिफरेंस ये है, जो अंतर अगर हम देखें कि एल्डरफर और मैस्लो में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि एक जगह 5 नीड है और एक जगह 3 नीड है। मैस्लो ये बोलते हैं कि प्रोग्रेशन को बोलते हैं कि जैसे-जैसे आप हायरार्की में बढ़ेंगे आप प्रोग्रेस करते जाएँगे। लेकिन एल्डरफर ये बोलते हैं कि नीड्स की हायरार्की में क्या है, ओवरलैपिंग है। जैसे पहले भी बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि एक समय में केवल हम एक ही नीड को सैटिस्फाई करने की कोशिश करें। एक समय में हम एक से ज़्यादा नीड्स को भी क्या कर सकते हैं, सैटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि एल्डरफर ने कहा, क्योंकि हायरार्की में नीड्स की क्या होती है, ओवरलैपिंग है, आपस में ये सब उलझे हुए हैं। उसके बाद जहाँ पे एल्डरफर ये भी बोलते हैं कि जैसे मैस्लो ने ये कहा कि जब तक आपकी एक नीड सेटिस्फाई नहीं हो जाती, आप हायरार्की में ऊपर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि जब तक आपकी, अगर मान लीजिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आप सोशल नीड पर नहीं जा सकते। लेकिन जो एल्डरफर हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए हायरार्की में आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और ऊपर ना जाने की वजह से जो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जिससे कि आप जो है अपने आप से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आप हायरार्की में ऊपर जाने की बजाय आप क्या हो जाइए, हायरार्की में पीछे की तरफ हो जाइए, यानी रिग्रेस हो जाइए। कहने का ये मतलब है कि अगर सपोज़ मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि रिलेशनशिप नहीं बना पाता है, बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, तो सोशल नीड पे ही वो खड़ा रह जाएगा अकॉर्डिंग टू मैस्लो, कि जब तक वो उसको फुलफिल नहीं करेगा, वो एस्टीम पर नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने ये कहा, एल्डरफर ने कहा कि अगर मान लीजिए आप किसी से रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे, कोई इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं बात कर पाता है, किसी से नहीं बोल पाता है, तो उसको इस फ्रस्ट्रेशन पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसके मान लीजिए कि उसकी सोशल फाइनेंशियल नीड बहुत स्ट्रांग है, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, तो वो उसको और स्ट्रांग करने की कोशिश करे, जिससे क्या होगा कि उस समय के लिए वो उस सोशल नीड्स को, जो कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसके फ्रस्ट्रेशन से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो जो चीज़ आपके पास और स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग करने की कोशिश करिए, जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करने की कोशिश करिए, बशर्ते ये कि आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ से आपको ऊपर ना जाने की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जहाँ मैस्लो ये बोलते हैं कि प्रोग्रेशन की बात करते हैं कि हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, तो एल्डरफर जो ये बोलते हैं कि हमें प्रोग्रेस करने की बजाय, अगर मान लीजिए हमें, तो हम लाइफ में रिग्रेस कर जाएँ और जो चीज़ हमारे पास स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। तो ये मैस्लो और जो एल्डरफर का सिद्धांत था, ये इन दोनों सिद्धांत में जो है कुछ अगर समानता थी, तो कुछ विभिन्नता भी थी, जो कि ये इसमें बताया गया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है, वो है हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। और जो हर्ट्ज़बर्ग की जो थ्योरी है, इसको हम मोटिवेशन की थ्योरी कहने के साथ-साथ हम इसको जॉब सैटिस्फैक्शन की थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर्ट्ज़बर्ग की जो थ्योरी है, वो ज़्यादा हमें जो है वो जॉब सैटिस्फैक्शन से निकल कर के आई है कि जॉब में आपका क्या सैटिस्फैक्शन का लेवल है। तो हर्ट्ज़बर्ग ने एक इंजीनियर भी थे और साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट भी थे, जो कि कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी को बनाने के लिए जो है, इन्हीं अपनी ही कंपनी में 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को क्या किया, इंटरव्यू किया। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी जो इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स थे, उनसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि उन फैक्टर्स और इन सिचुएशंस के बारे में बताइए, जहाँ पर आप अपनी जॉब के बारे में बहुत सैटिस्फाइड हैं, आप बहुत सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं अपनी जॉब के बारे में। और दूसरा प्रश्न भी यही पूछा कि उन फैक्टर्स और इन सिचुएशंस के बारे में भी बताइए, जहाँ पर आप अपनी जॉब के बारे में आप अपनी जॉब से हाईली डिससैटिस्फाइड हैं, यानी आपको बिल्कुल भी संतोष नहीं है अपनी उसमें। तो जब 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स से ये दोनों प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्न को पूछने के बाद जब उनका एनालिसिस किया गया, देखा गया, तो इसमें 2 फैक्टर्स निकल कर के आए। एक को उन्होंने कहा हाइजीन फैक्टर्स और दूसरा उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस फैक्टर। तो ये जो हाइजीन फैक्टर्स थे, ये करीब 11 फैक्टर्स निकल कर के आए, जिनको कि हाइजीन फैक्टर्स कहा गया, जिसको कि हम जो है वो डिससैटिस्फायर्स भी बोलते हैं। और जो मेंटेनेंस फैक्टर थे, यानी जो मोटिवेटर फैक्टर्स थे, वो 6 निकल कर के आए, जिनको कि हमने सैटिस्फायर्स कहा। तो हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी में जो हाइजीन फैक्टर से ये मतलब था कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं,
क्योंकि इसमें रखा गया सैलरी को, जॉब सिक्योरिटी को, कंपनी की पॉलिसी को और वर्किंग रिलेशनशिप्स को और एनवायरनमेंट को, कि ये अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे, हाइजीन का मतलब होता है कि अगर साफ-सफाई सॉरी बहुत ही साधारण शब्दों में कहा जाए कि अगर साफ-सफाई नहीं होगी तो हम वहाँ पर काम नहीं कर पाएँगे। तो यही ऐसे फैक्टर्स थे जो कि हमारी जॉब के लिए, हमें काम करने के लिए ज़रूरी थे। लेकिन ये फैक्टर्स जो है वो हमको आगे बढ़ने पे वो नहीं करते थे कि आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि जब तक सैलरी नहीं होगी हम काम क्यों करेंगे, जब तक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा हम काम क्यों करेंगे, कंपनी की अगर पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो हम काम क्यों करेंगे। तो ये फैक्टर्स तो कंपनी हमें देगी ही देगी, जॉब हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये हमारी ग्रोथ को नहीं करते। उसी जगह जो मोटिवेटर्स, जो मेंटेनेंस फैक्टर्स थे, उनको कहा गया कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन के समान है, यानी जो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर के जाते हैं। इसमें क्या-क्या आया कि हमारा अचीवमेंट लेवल, हमारा ग्रोथ, हमारा जो है वो कॉम्पिटेंस, ठीक? ये हमारा रिकॉग्निशन जो हमें काम के लिए मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे हमें मोटिवेटर्स, जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। तो हर्ज़बर्ग ने जो कहा कि दोनों ही फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक हमें ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए और एक हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से क्या हुआ कि हर्ज़बर्ग ने 2 तरह की पर्सनैलिटी को निकालने की कोशिश की। जिसमें एक था कि जो लोग केवल हाइजीन फैक्टर्स मानते हैं, तो वो हाइजीन पर्सनैलिटी है उनकी, जिनको कि सैलरी चाहिए, केवल कंपनी की पॉलिसी चाहिए और उनको एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ रिलेशनशिप को वो मेंटेन कर पाएँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मोटिवेटर्स हैं, जिनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन बहुत हाई होता है और वो केवल फाइनेंशियल चीज़ों के लिए काम नहीं करते, वो नॉन फाइनेंशियली ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि उनके काम का उनको रिकॉग्निशन मिले, लोग उनको प्रेज़ करें, लोग उनको प्राउड फ़ील करवाएँ। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे वो मोटिवेटर्स थे। तो एक को हाइजीन फैक्टर्स को डिससैटिस्फाइज कहा गया और वो मोटिवेटर्स को सैटिस्फाई इसलिए कहा कि हम आंतरिक रूप से बहुत मोटिवेटेड हैं, जिसकी वजह से हम क्या हैं? सैटिस्फाइड हैं। लेकिन हर्ज़बर्ग ने ये भी कहा कि दोनों ही फैक्टर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे अगर वो हाइजीन की बात हो, चाहे फिर वो मोटिवेटर्स की बात हो। इसलिए हमेशा हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच में चल कर के काम करना है और इसी बैलेंस्ड अप्रोच को करते हुए उन्होंने हाइजीन और मोटिवेटर्स की बात की। तो यहाँ पर हाइजीन फैक्टर्स और आपको मोटिवेटर्स दिखाई भी दे रहे हैं, जिसमें कि हम ग्रोथ की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इन सब की बात करें और जहाँ पर हाइजीन फैक्टर्स में हम सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशंस, कैसा वातावरण होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये फैक्टर्स कहाँ से निकल कर के आए, तो ये फैक्टर्स 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को जब उन्होंने इंटरव्यू करके जो 2 प्रश्न पूछे थे, जिसमें से एक प्रश्न जो है वो अच्छे फैक्टर्स के बारे में पूछा गया और एक प्रश्न जो है वो खराब फैक्टर्स के बारे में पूछा गया। तो वहीं से इनके 2 फैक्टर्स निकल कर आए, हाइजीन एंड द मोटिवेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट सिद्धांत है कॉग्निशन थ्योरी में, वो मैक्लिकलैंड्स एक्वायर्ड नीड थ्योरी है और मैक्लिकलैंड जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा काम जो है वो नीड फॉर अचीवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है। और मैक्लिकलैंड जो है वो बेसिकली कहते हैं कि जैसे अभी बताया कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं और सोसाइटी में हमारा जैसे-जैसे इंटरैक्शन चलता है, तो हम कुछ और नीड्स को क्या करते हैं, फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। जिसमें से जो पहली नीड है वो नीड फॉर अचीवमेंट और मैक्लिकलैंड ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो उन्होंने टीएटी जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है पर्सनालिटी का, उसी टेस्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने थ्योरी को बनाया है, जिसको कि नीड अचीवमेंट या एक्वायर्ड नीड थ्योरी कहा गया। एक्वायर्ड इसलिए कहा गया क्योंकि हम ये समाज में रह करके इसको एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हमारा एक्सपीरियंसेस बढ़ेगा और लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे हम इन नीड्स को क्या करेंगे, एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, यानी सीखने की कोशिश करेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो नीड है वो है नीड फॉर अचीवमेंट। तो अचीवमेंट का मतलब यही हुआ कि किसी भी चीज़ में जब आप एक्सीलेंस ले रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप मास्टर्स गेन कर रहे हैं कि हम इस वाले चीज़ में बिल्कुल मास्टर हो गए हैं, तो वो हमारा नीड फॉर अचीवमेंट है। मैक्लिकलैंड ने ये बोला कि नीड फॉर अचीवमेंट जिनमें बहुत हाई होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट हमें देखने को मिलता है, तो उन्होंने ये कहा कि उन लोगों की कुछ खास खास विशेषताएँ होती हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं।
तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट बहुत हाई है, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड है, जो अपनी लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मास्टर्स और एक्सीलेंस को गेन करना चाहते हैं, तो उनकी जो पहली विशेषता ये है कि ये लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं। यानी ये कोई भी काम जो करते हैं, वो अपने एन्जॉयमेंट और अपने हैप्पीनेस को बनाते हुए करके रखते हैं। तो इनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, और जो मनी है, जो पैसा है, उनके लिए एज़ अ मॉडरेटर हो सकता है, मीडिएटर हो सकता है, बट मोटिवेशन का काम वो नहीं करता। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो इंट्रिंसिकली जो है वो मोटिवेटेड होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर से ये कम प्रभावित होते हैं। जो इनके अंदर अभिप्रेरण आता है, जो एक फ़ोर्स आता है जो इनके अंदर, वो आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या आंतरिक अभिप्रेरण इनके अंदर बहुत हाई है। तो ये पहली एक विशेषता थी, जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट जो है वो बहुत हाई होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट हाई है, उनको अपनी परफॉर्मेंस का फीडबैक तुरंत चाहिए होता है। जैसे अभी हमने देखा था एक और थ्योरी में कि हम कोई भी कार्य तब और बेहतर कर ले जाते हैं, जब हमें ये पता चल जाता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो हमने कैसा किया। अगर हमें अपनी परफॉर्मेंस का फीडबैक मिल रहा है कि हाँ, हमने ये कार्य जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने निभाया, तो हमारे अंदर और मोटिवेशन का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो ये दूसरी विशेषता है, जो कि नीड फॉर अचीवमेंट जिनके अंदर हाई होता है, उनके अंदर हमें ये विशेषता जो है हमें देखने को मिलती है। तीसरा उन्होंने कहा कि जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट बहुत हाई होता है, वो लोग ग्रुप में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। यानी सामूहिक रूप से उनको काम करना पसंद नहीं है, वो अकेले में काम करना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अकेले में काम करना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हम जब भी वो अकेले में काम करेंगे, तो उनका जो भी सक्सेस आएगा, उसका क्रेडिट जो है वो दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, कि क्योंकि अगर सक्सेस मिला है, तो वो हमारी वजह से मिला है, हम किसी और से हमें नहीं मिला। तो जो भी सक्सेस है, जो भी फेलियर है, उसका क्रेडिट जो लेते हैं, और ना ही बहुत लो रिस्क का टास्क नहीं लेते। मॉडरेट जो बीच का रिस्क का टास्क होता है, उसको लेते हैं। हाई रिस्क का टास्क क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसमें सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। और अगर मान लीजिए कि हाई रिस्क के टास्क में उनको सक्सेस मिल भी गई, तो इसको ये लोग एक्सीडेंटल सक्सेस की तरह लेते हैं, नहीं, भाग्यवश सक्सेस मिल जाना। और भाग्यवश जो सक्सेस होती है, वो एक बार मिलती है, 2 बार मिलती है, हर बार नहीं मिलती है। तो इसलिए ये लोग जो है हाई रिस्क का टास्क जो है लेना उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। लो रिस्क का टास्क क्यों नहीं लेते? लो रिस्क का टास्क इसलिए नहीं लेते कि यहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं है। ना तो अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं, ना तो कोई उनकी जो पोटेंशियलिटी है वो कोई बाहर आ सकती है। तो वो लो रिस्क का टास्क भी लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ से उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। क्योंकि जब आप अपनी स्किल को नहीं दिखा पाएँगे किसी भी काम में, तो आपका अचीवमेंट का लेवल वैसे भी लो हो जाएगा। तो ये जो रिस्क का जो टास्क लेते हैं, वो होता है मॉडरेट रिस्क का टास्क लेते हैं। एंड मॉडरेट रिस्क का टास्क का में जो है, एक तो सक्सेस की गारंटी भी होती है, और दूसरा अपनी स्किल्स को भी ये बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। तो जो मैकली ट्रेंड ने है, वो नीड फॉर अचीवमेंट पर ही उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और नीड फॉर अचीवमेंट के लिए उन्होंने टीएटी कार्ड्स का यूज़ किया था, जो कि एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जिसमें से उन्होंने नीड फॉर अचीवमेंट के कार्ड्स के बेसिस पर इन्होंने कुछ और नीड्स को निकाला, और जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट बहुत हाई होता है, उनके अंदर कुछ ये विशेषताओं को उन्होंने बताने की कोशिश की, कि परफॉर्मेंस का फीडबैक तुरंत लेंगे, इंटरनली मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, अकेले में काम करना पसंद करते हैं, और हमेशा मॉडरेट रिस्क का टास्क लेते हैं अपने काम को दिखाने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट नीड उन्होंने बताई कि वो है नीड फॉर एफिलिएशन, और एफिलिएशन को फिर हमने अप्रूवल से जोड़ा है, कि हम सब की ये बहुत ही डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कि लोग हमें अप्रूव करें, सोसाइटी में हमें एक्सेप्टेंस मिले, लोग हमारे बारे में बात करें, लोग हमें जो है वो एक्सेप्ट करें हम जैसे हैं। तो जिन लोगों में ये बहुत हाई होता है, उनमें नीड फॉर एफिलिएशन बहुत हाई होता है, कि एफिलिएट करना, लोगों से कनेक्ट होना, लोगों से बॉन्डिंग बनाना। तो ये हमारी जो नीड हो गई, वो नीड फॉर एफिलिएशन की हो गई। उसके बाद एक और नीड की उन्होंने बात की, नीड फॉर पावर। तो पावर का मतलब होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों पर अपना इम्पैक्ट डालना, अपना एक डोमिनेंस शो करना। जैसे लीडर्स हैं, उनमें ये नीड फॉर पावर बहुत हाई होती है, और हम सबकी भी ये डिज़ायर होती है कि कोई कभी ना कभी जो हम अपनी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, अपना इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डाल पाएँ। तो ये जो थी वो नीड फॉर पावर थी। तो मैकले क्लेन की जो थ्योरी है, वो
एक्वायर्ड थ्योरी के अंदर आती है, इट इज़ नॉट इनेट कि जन्मजात हमें ये मिल रही है। एक्वायर्ड का मतलब है कि हम लोगों से जब भी वातावरण में आ रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे हम कुछ और नीड्स को क्या कर रहे हैं, फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से जो नेक्स्ट है वो है हमारी नीड फॉर पावर। तो अगर अभिपेरण के सिद्धांत को हम देखें, तो हमने देखा कि इसमें जो जो पहले के सिद्धांत थे, उसमें सबसे पहला सिद्धांत हमारा जो था वो था कि कि ड्राइव रिडक्शन मॉडल, कि ड्राइव का क्या मतलब है, क्योंकि जो अभिपेरण है उसमें 3-4 शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि एक नीड है, उसमें फिर ड्राइव है और आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत 2-3 जो वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से पूरी थ्योरी, हर एक थ्योरी जो है आपने देखा कि इस हर थ्योरी में नीड जो है वो हमारा आ रहा है, और वो नीड जो कि अनसैटिस्फाइड है, उसको हमेशा वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, क्योंकि सैटिस्फाइड नीड से तो हम ऑलरेडी मोटिवेट होके वो काम कर चुके हैं, लेकिन जो अनसैटिस्फाइड नीड है वो हमारे गोल तक हमको जो है वो पहुंचाने की कोशिश करती है। तो मोटिवेशन के सिद्धांत को अगर हम उसको एक सम अप करें, तो पहले इवोल्यूशनरी अप्रोच, जिसमें इंस्टिंक्ट की बात की गई, जो कि इनेट टेंडेंसी है कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, और 2 तरह के इंस्टिंक्ट्स की बात फ्राइड ने की, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट की। जब हम कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं तो लाइफ इंस्टिंक्ट है, और जब हम भी कोई ऐसा काम करते हैं तो वो हमारे डेथ इंस्टिंक्ट के अंदर आता है। उसके बाद ड्राइव रिडक्शन मॉडल है, क्योंकि अनसैटिस्फाइड नीड हमारे अंदर टेंशन को क्रिएट करती है, जिसको कि ड्राइव कहा गया। और जब तक ये टेंशन जो है हम रिलीज नहीं कर लेते, रिड्यूस नहीं कर लेते, तब तक हम इम्बैलेंस की स्टेट में रहते हैं, क्योंकि मोटिवेशन को एक इम्बैलेंस की स्टेट भी कहा गया है। तो हम एक इम्बैलेंस की स्टेट में क्या होते बने रहते हैं, तो हमेशा हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसे और इसको इस थ्योरी को जो है हम लोग पुश थ्योरी भी कहा गया है, क्योंकि ये पुश करती है, क्योंकि जब भी आपके अंदर किसी चीज़ का इम्बैलेंस होगा, या कोई भी डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में हम आएंगे, या हमारी कोई नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो वो हमें पुश करेगी कि हम जाके उस नीड को क्या करें, सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। तो इसीलिए इसको जो है वो पुश थ्योरी के अंदर भी जो है वो रखा गया है कि इसको हम ये करें। उसके बाद है जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी थी, एंड इट इज़ ड्राइव रिडक्शन मॉडल, जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि यहीं से हमारा क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हम करते हैं, ताकि हम अपने गोल को क्या कर पाएँ, अटेन कर पाएँ। देन ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी जो है, अगर हम उसको सम अप करके ये कहें, तो ऑप्टिमल अराउजल का मतलब हो गया कि जो मोटिवेशन, ना तो बहुत ही हाई मोटिवेशन हमारे लिए अच्छा है, और ना ही बहुत ही लो मोटिवेशन अच्छा है। तो जो मोटिवेशन का जो लेवल होना चाहिए, वो हमारा एक ऑप्टिमल यानी मीडियम लेवल का होना चाहिए, क्योंकि मीडियम लेवल में क्या होगा कि आप बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। और हाई मोटिवेशन में होता है कि हम उसे काफ़ी दिनों तक या काफ़ी हद तक मेंटेन नहीं रख सकते। इसलिए हमेशा हम कहा गया है कि जो एक पीक जो ग्राफ है, जिसमें यक्स डॉटसन मॉडल जो आप ग्राफ बनाया गया है, उन्होंने ये दिखाया कि ये जो बीच का जो पीक पॉइंट है, क्योंकि इन्वर्टेड यू है ये और बेल शेप कर्व है, तो उस बेल शेप में जो ऊपर का पीक है, वो हमारा एक ऑप्टिमल अराउजल का लेवल होना चाहिए, जहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस हमेशा क्या होगी, बेस्ट होगी। और ये ऑप्टिमल लेवल हमारा एक एवरेज लेवल है, एक मीडियम लेवल है। तो अगर एवरेज और मीडियम लेवल आपके अंदर बना हुआ है, तो हमेशा हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि वहाँ पर इम्बैलेंस भी कम होगा, और अगर इम्बैलेंस होगा भी तो हम उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद इंसेंटिव थ्योरीज, जिसको कि गोल से रिलेट किया गया, कि जितना अट्रैक्टिव आपका गोल होगा, उतना ही ज़्यादा हम लक्ष्य की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसको पुल थ्योरी ऑफ भी कहा गया है। इसके रखा गया है कि आपका जो गोल है, गोल में भी इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल में कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो आपका गोल हो सकता है, और इंटरनली आप अगर मोटिवेटेड है, वो भी आपका एक गोल हो सकता है। तो जो भी गोल है, वो हमारा अगर बहुत आकर्षित होता है, तो वो हमें पुल करता है, खींचता है अपनी तरफ, कि हम इसको क्या करें, अचीव करें। क्योंकि जैसे पहले भी बताया गया कि जो अभिप्रेरण है, वो एक तरीके का फोर्स है, एक आंतरिक बल है, जो कि हमें हमेशा हमारे गोल तक हमको लेकर के जाता है, और हमेशा ही हम एक मोटिवेशन की स्टेट में जो है, हम हमेशा बने हुए होते हैं। कभी ये मोटिवेशन का लेवल हाई है, कभी ये मोटिवेशन का लेवल लो है, और कभी ये मोटिवेशन का लेवल क्या हो जाता है, मीडियम हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ मोटिवेशन की थ्योरी जो स्टार्ट हुई थी, वो है हमारी कॉग्निटिव अप्रोचेस टू मोटिवेशन, जहाँ पर उन्होंने कॉग्निशन का मतलब ये बताया कि वो आपके बिलीफ है, आपका थिंकिंग सिस्टम है, आपका जो है आपका गोल्स है, ये सब आपके उसके अंदर आता है, जिसमें गोल सेटिंग थ्योरी सबसे पहली थ्योरी
कॉग्निशन के अंदर रखी गई, जहाँ पर उन्होंने कहा कि गोल जितना स्पेसिफिक होगा, जितना विशिष्ट होगा और जितना ही चैलेंजिंग होगा और चैलेंज होने के साथ-साथ अटेनेबल भी हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसा गोल सेट कर लें, ऐसा चैलेंज अपने आगे सेट कर लें कि हम उसको अटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाएँगे तो वो केवल फ्रस्ट्रेशन का काम करेगा हमारे लिए। तो गोल सेटिंग थ्योरी कि गोल आपको ऐसे सेट करना है और हमेशा गोल को सेट करने के लिए अपनी पोटेंशियलिटी और अपनी कैपेबिलिटी को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो गोल सेटिंग थ्योरी है वो यही बोलती है कि जितना आपका गोल विशिष्ट है, जितना ही गोल आपका चैलेंजिंग है और जितना ही गोल चैलेंज होने के साथ-साथ अटेनेबल है, यानी आप उसको पूरा कर पा रहे हैं, तो वो ही गोल आपको क्या करना चाहिए, हमेशा सेट करना चाहिए। और हमेशा हम परफॉर्मेंस तब अच्छी देते हैं जब हमें अपने परफॉर्मेंस का फीडबैक मिल जाता है। देन हायरार्की थ्योरी, जो कि मैस्लो की थ्योरी थी, जिसमें कि उन्होंने 5 नीड्स के बारे में बात की है, जिसमें से 3 हमारी प्राइमरी यानी प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं और बाकी की जो 2 नीड्स हैं हमारी सेकेंडरी आवश्यकताएँ हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा। और जो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की जो नीड है वो सबसे ऊपर की नीड की गई है, जिसको कि अटेन करना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन अटेन होता है, क्योंकि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है वो हमारे लाइफ में बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करती है। और मैस्लो हमेशा प्रोग्रेशन की इन्होंने बात की है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में उन्होंने 3 नीड्स के बारे में उन्होंने बात की, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड द रिलेटेडनेस के बारे में उन्होंने बात किया। तो ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता, सबको अपनी फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से काम करे, अपने बिहेवियर को खुद से कंट्रोल करे, कोई दूसरा व्यक्ति इसको ना कंट्रोल करे। और कॉम्पिटेंस की हमारे अंदर कितनी सक्षमता है कि किसी भी टास्क में हम एक्सीलेंस लें या मास्टरी जो है वो गेन कर लें। एंड द रिलेटेडनेस की सोसाइटी में, क्योंकि मैन एक सोशल एनिमल है, तो वो हमेशा ही रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करता है और बॉन्डिंग को क्रिएट करता है लोगों के साथ। सेल्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है वो नीड फॉर अचीवमेंट के बारे में बताती है और इसको उन्होंने लोकस ऑफ कंट्रोल से जो है वो कनेक्ट किया है कि किसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है तो वो किस तरीके का बिहेवियर करता है, और जिसका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो वो किस तरीके का बिहेवियर हमें करते हुए दिखाई देता है। तो जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो हर एक चीज़ की जिम्मेदारी इंटरनली ले रहा है, यानी अपने ऊपर ले रहा है। और जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो लोग हर चीज़ के लिए लक को और किस्मत को क्या कर देते हैं, उसपे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि इसकी वजह से ही हमें सक्सेस भी मिली और इसकी वजह से ही हमें फेलियर भी जो भी मिल रहा है। एल्डर्फो ईआरजी थ्योरी मैस्लो के ही समान थ्योरी है, जहाँ पर मैस्लो ने 5 नीड्स के बारे में बात किया है। एल्डर्फर ने उसको जो 3 थ्योरी नीड्स में ही उसको जो है वो सम अप कर दिया है, और जिसमें ई का मतलब एग्जिस्टेंस है, जिसका मतलब वही है जो कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का है मैस्लो में, यानी ऐसी नीड्स जिसके बगैर हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे फूड, वाटर, एयर, होमियोस्टेसिस लेवल, इन सब के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर आपकी रिलेटेडनेस है, जिसका मतलब सोशल नीड्स से है। तो रिलेटेडनेस का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में आप कैसे रिलेशनशिप को बना रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं, लोगों का कैसे अप्रूवल आपको मिल रहा है, ये सब हमारा जो आ जाता है वो हमारा रिलेटेडनेस में। और ग्रोथ का मतलब है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें कि सेल्फ एस्टीम और आपका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि मैस्लो ने बताया हायर ऑर्डर नीड में, उसको इसके अंदर रखा गया है। हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर बताए, हाइजीन फैक्टर्स एंड द मोटिवेटर्स, जिसको कि हम मोटिवेशनल फैक्टर्स भी बोलते हैं। और जो हर्जबर्ग की थ्योरी है वो मोटिवेशन के साथ साथ उसको हम जॉब सेटिस्फैक्शन की थ्योरी भी बोल सकते हैं, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हाइजीनिक है, साफ सफाई जहाँ पर होगी वही हम काम करेंगे, एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स की काम करने के साथ साथ हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन का लेवल हो कि जिससे कि हम आगे क्या कर सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें। तो उनको उन्होंने जो है वो मोटिवेशनल फैक्टर्स के अंदर रखा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैक्लिकलैंड नीड अचीवमेंट थ्योरी, और मैक्लिकलैंड ने 3 नीड्स के बारे में बताया, नीड फॉर अचीवमेंट, और उनकी कुछ विशेषताएं बताई कि आइसोलेशन नहीं हो में काम करेंगे और ग्रुप में काम नहीं पसंद करते, फीडबैक तुरंत चाहिए और इंट्रिंसिकली बहुत मोटिवेटेड होते हैं, एंड साथ ही साथ जो है वो हमेशा मॉडरेट इसका टास्क जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 3 नीड्स के बारे में उन्होंने बताया, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड द नीड फॉर पावर। तो ये था मोटिवेशन का पूरा, कि मोटिवेशन क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, उसके कितने तरीके के नीड्स हैं, जैसे कि आपने 3 तरीके के नीड्स पढ़े, बायोजेनिक नीड, सोशियोजेनिक नीड एंड द साइकोजेनिक नीड्स। बायोजेनिक जो कि उसमें हंगर, थर्स्ट और सेक्स के उसको देखा गया, जो कि ऐसे नीड्स हैं जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी मोटिवेशन के अंदर रखा गया। तो
अभी तक हमने जो है वो मोटिवेशन के बारे में ही हम दोनों सीरीज़ में बात करते आए। अब यहाँ पर हम फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे बिहेवियर को या हमारे व्यवहार को किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अब फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? तो अगर फ्रस्ट्रेशन को देखा जाए, तो अगर मान लीजिए हमारे काम करते समय कोई भी हमारे उसमें ब्लॉकेज आ रहा है, बार-बार ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ही रुकावट आ रही है, तो हमारा जो जो हम जिस स्टेट में आते हैं उसको हमने फ्रस्ट्रेशन कहा, कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि हमारा काम जो है वो क्या हो रहा है, बार-बार रुकता जा रहा है। तो अब काम कैसे रुकता है? कभी-कभी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वातावरण में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से हमारा काम जो है वो रुक जाएगा, जिससे कि हम अपने गोल को अटेन नहीं कर पाएँगे। है। दूसरा क्या होता है कि कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं, यानी हमारे अंदर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा काम रुक जा रहा है, जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, या हमारा कोई इंटेलिजेंस लेवल है उसका वो उस लेवल तक नहीं जा पा रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारे कुछ पर्सनल फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से हम जो है वो अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते और हम फ्रस्ट्रेशन की स्टेट में आ जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, कि अगर हम मान लीजिए अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, लेकिन कुछ और गोल हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, वो भी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कुछ क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, जो कि हमें जो है वो रोकेगा कि और हम अपने उसको अचीव नहीं कर पाएँगे। तो फ्रस्ट्रेशन को अगर बहुत ही सामान्य शब्द में कहा जाए कि फ्रस्ट्रेशन क्या है, तो फ्रस्ट्रेशन ये है कि जब हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं और पूरा करने की तरफ हम जब बढ़ते हैं, लेकिन बीच-बीच में जब हमारे बहुत रुकावटें आ रही हैं और हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उन रुकावटों को जो है वो कम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जो स्टेट होता है वो फ्रस्ट्रेशन का होता है। हम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये हो नहीं पा रहा है। और इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं जिसकी वजह से द्वंद जो जिसको हम कहते हैं कि द्वंद की वजह से भी हम जो है वो अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेशन की स्टेट पे बने रहते हैं। अब फ्रस्ट्रेशन जो है उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो बिहेवियर और इमोशनल दोनों तरीके से दिखाई देता है। हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगेगा, हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा है, गुस्सा आएगा और हम इरिटेट होंगे या हम रोने लगेंगे या हम चीज़ों को अवॉइड करना लगेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन का जो मैनिफेस्टेशन है, जो हमें दिखाई देता है कि हम कैसे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो हम इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी हाइपोथेसिस बनाई गई कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं, कि फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड टू एग्रेशन। यानी फ्रस्ट्रेशन के बाद अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मालूम बात है कि हमें एग्रेशन ज़रूर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे और लक्ष्य को पूरा करने में हमें क्या हो रहा है कि कई सारी रुकावटें आ रही है जिसकी वजह से लक्ष्य को अपने पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड टू एग्रेशन, और एग्रेशन अगर होगा तो भी हमें क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। ये एक वाइस वर्सा, एक पूरक जो है वो कॉन्सेप्ट है। फ्रस्ट्रेशन जो है, अभी हमने जैसे बताया कि हमारे कुछ मोटिव्स जो जो होते हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन बहुत होता है, द्वंद बहुत होता है, जिसको कि हम पूरा जो है वो नहीं कर पाते। हमारी नीड्स और डिज़ायर्स में कभी-कभी बहुत ज़्यादा द्वंद हमें देखने को मिलता है कि हमें ये पूरा कर लें, कि हम ये पूरा करें, क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं, तो हम किसको पूरा करें? तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, तो हमारे अंदर एक द्वंद आ जाता है। तो साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में जो है वो द्वंद को जो है वो 3 तरीके से रखा गया है। एक पहला द्वंद है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा गया, दूसरा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड द डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को ले लेते हैं। ये ऐसा द्वंद है जहाँ पर हमारे पास 2 लक्ष्य हैं, लेकिन दोनों ही लक्ष्य क्या हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको पूरा करें, क्योंकि दोनों ही क्या है, बहुत अट्रैक्टिव है, दोनों को ही हम चाहते हैं कि पूरा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर लक्ष्य हमारा दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव है, दोनों को ही हम चाह रहे हैं कि पूरा हो जाए, लेकिन हमको केवल एक समय में एक ही लक्ष्य को लेना है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे अंदर द्वंद बनता है उसको हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी के बेसिस पर फिर वो क्या करता है कि वो इंसान जो लक्ष्य अट्रैक्टिव होता है उसको पूरा कर लेता है। तो ये हमारा हो गया पहला अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर हमारे दोनों ही लक्ष्य क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा गोल है वो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो जहाँ हमारा जो दोनों लक्ष्य है वो क्या है, दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, दोनों को ही हम पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन हमें एक को कम को पूरा करना ही करना है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर हमारा लक्ष्य दोनों ही हम नहीं चाह रहे, ज़रा सा भी उनमें अट्रैक्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है और एक नेगेटिव तरीके से हमें जो है वो है, तो इस सिचुएशन में जो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो क्या करेगा,
अप्रोच अवॉइडेंस होगा। तो या तो व्यक्ति इसको क्या कर देगा, दोनों ही लक्ष्य को छोड़ देगा, दोनों में से किसी को भी जो है वो पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्य है वो उसके नेगेटिविटी को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है कि ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पर एक ही गोल में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाई दे रहा है और हमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको प्रमोशन भी मिल गया और प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र लग गया, और वो ट्रांसफ़र उसके लिए नेगेटिव है, जबकि प्रमोशन, फाइनेंशियल प्रमोशन अगर उसको लिए हुआ है तो वो पॉजिटिव है। तो ये ऐसा गोल है जहाँ पर लक्ष्य में जो है आपको नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाई दे रहा है और आपको उसको पूरा करना है। तो ऐसे अप्रोच को, या ऐसे ही जो द्वंद हमारे अंदर होता है, उसको हम अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति जो है वो अट्रैक्ट भी हो रहा है लेकिन छोड़ना भी चाह रहा है और छोड़ भी नहीं पा रहा है। तो इस तरीके के जो द्वंद होगा वो उसका क्या होगा, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक और कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिलता है, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या है कि व्यक्ति के पास 2 गोल हैं और दोनों ही गोल में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और नेगेटिव एस्पेक्ट है। जैसे कि अगर मान लीजिए व्यक्ति को प्रमोशन मिला लेकिन उसको बहुत दूर जाना भी पड़ रहा है, एक ये हो गया। और दूसरा गोल है, प्रमोशन मिला लेकिन वहाँ पर पैसा कम बढ़ा, लेकिन उसमें जो है वो उसको एरिया उसका अपना ही मिल गया। यहाँ पर पैसा भी बहुत पैसा बढ़ गया लेकिन उसको दूर जाना पड़ा। तो ये ऐसे जब स्थिति आती है तो उसको हमने क्या कहा, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर उसको एक गोल को लेना है लेकिन उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसको भी उसको क्या करना होगा, ग्रहण करना होगा। नहीं तो वो हमेशा क्या होगा, द्वंद की स्थिति में होगा। तो अगर मान लीजिए वो बहुत पैसा बड़ा है और उसको दूर भी जाना पड़ रहा है, तो दूर जाना जो है वो उसके लिए एक नेगेटिव है। लेकिन अगर उसको प्रमोशन लेना है तो वो उसको भी लेना पड़ेगा, कि उसे अपने उसके से जो है वो दूर जाना पड़ेगा। तो ये था डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो मोटिवेशन के अलावा ये सारे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे अंदर, जो कि हमारे कभी-कभी हमारे मोटिवेशन को क्या कर देते हैं, इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो जिसमें से पहला है हमारा फ्रस्ट्रेशन की वजह से जब हमारे गोल बार-बार नहीं हम पूरा कर पा रहे हैं, उसमें अट्रैक्शन है लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हमारे अंदर आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति को फ्रस्ट्रेशन कहा गया। और कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। कभी कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हम नहीं जड़ पाते हैं। और जो फ्रस्ट्रेशन का जो मैनिफेस्टेशन होता है, यानी जो हमें कैसे हम दिखाते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन, तो या तो हम रो करके दिखाते हैं, या हम गुस्सा करके दिखाते हैं, या हम इरिटेट होते रहते हैं बार-बार, या हमें बहुत ही एंगर आ रहा होता है। इसीलिए हाइपोथेसिस बनाई गई है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, कि फ्रस्ट्रेशन जो है हमेशा एग्रेशन को लाएगा और एग्रेशन जो है वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन की को लेकर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वाइस वर्सा है, एकदम देखने को आपको हमेशा साथ-साथ मिलेंगे। अब फिर इसके साथ-साथ ही हमारे जीवन में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत रहते हैं, द्वंद बहुत रहते हैं गोल्स को लेकर के। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने 4 तरीके के जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बताया है। जिसमें पहला हो गया अप्रोच जहाँ पे दोनों गोल पॉजिटिव हैं। अब उसमें से किसको पूरा करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी जो है व्यक्ति उसको पूरा कर लेता है, एक को ले लेता है। अवॉइडेंस तो दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों को ही पूरा वो नहीं करना चाह रहा है, किसी को भी नहीं लेना चाह रहा है, तो वो सिचुएशन लीव कर सकता है। उसके बाद है अप्रोच अवॉइडेंस की गोल में पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाई दे रहा है हमको। एंड द डबल अप्रोच अवॉइडेंस जहाँ पर 2 गोल हैं साथ-साथ, जिसमें से एक हमेशा गोल में दोनों में एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट लगा है। अगर पॉजिटिव को लेगा तो उसे नेगेटिव भी क्या करना होगा, उसका एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और उस द्वंद को खत्म करना पड़ेगा। तो ये जो ब्लॉक 3 था हमारा, जिसमें हमने यूनिट 5 को देखा मोटिवेशन, जहाँ पर हमने ये देखा कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन को में कौन-कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, उनको देखा। जैसे मोटिव्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, ड्राइव है, नीड है, ये सारे महत्वपूर्ण तत्व थे जो कि मोटिवेशन को समझाते हैं। मोटिवेशन के कितने प्रकार हैं, कि हम कौन-कौन से प्रकार हैं और कौन-कौन से जो है हमारे प्रकार बहुत ज़रूरी है, जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद ये है कि मोटिवेशन की कौन-कौन सी थियरीज़ हैं, कौन-कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किस तरीके से मोटिवेशन को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो कुछ थियरीज़ हमारी जो हैं वो इनेट थी, जो जिसमें कि हम देखने को मिलती हैं, कुछ हमारी कॉग्निशन के बेसिस पर आधारित हैं, कि क्या ऐसे संज्ञानात्मक पक्ष हैं जिससे कि थ्रू मोटिवेशन को समझाया गया है। और उसके बाद अब्राहम मैस्लो ने जो मोटिवेशन साइकिल के बारे में बताया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट है मोटिवेशन का, कि हमारी जो नीड है
तमाम नीड्स, तमाम डिज़ायर्स है और हमेशा हम उस साइकिल में ही घूमते रहते हैं। अगर एक नीड पूरी हुई तो फिर दूसरी ओरिजिनेट हो जाती है, फिर दूसरी हुई तो तीसरी हो जाती है। इसलिए हमेशा हम मोटिवेशन की स्टेट में ही बने होते हैं। और ये भी बताया गया कि मोटिवेशन जो है हमेशा एक मीडियम लेवल पर अगर आपका मोटिवेशन बना रहेगा, तो हमेशा हम उस मोटिवेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर पाएँगे, अचीव कर पाएँगे। लेकिन अगर हाई मोटिवेशन होगा, तो जितना हाई हमारा मोटिवेशन का लेवल होगा, उतना ही हमारे अंदर इम्बैलेंस और उतना ही हमारे अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम है, वो उतना ही हमारे अंदर क्रिएट होगा। उसके बाद मोटिवेशन के अलावा जो है जो मैस्लो की थ्योरी है, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि ये थ्योरी हम आज भी बहुत हद तक फ़ॉलो करते आए हैं, जिनमें उन्होंने 5 नीड्स के बारे में बताया है। और 5 नीड में जो सबसे ऊपर की नीड है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, जहाँ पर जो पहुँचना है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पहुँच नहीं सकते। और उन्होंने रीज़न्स भी बताए हैं कि हम क्यों नहीं जो है वो हम सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की तरफ बढ़ पाते हैं। और इन सब के अलावा जो है एक और कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, और किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन जो है को परिभाषित किया मनोवैज्ञानिकों ने, और किस तरीके से उनको कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने बताया और कितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट बताए। तो ये था हमारा ब्लॉक 3 का यूनिट 5। नमस्कार।